सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी बड़े भाई साहब का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लेखक के विषय में जानते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में हुआ था, जो कि साहित्यकारों की तीर्थ स्थली कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी कथा सम्राट थे, उपन्यास सम्राट थे। इसी वजह से साहित्यकारों ने उनके जन्मभूमि को अपना तीर्थ स्थल माना है। उर्दू में नवाब राय से और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया करते थे। उर्दू में प्रकाशित इनकी पहली कहानी सोजे वतन अंग्रेज़ सरकार ने जब्त कर ली थी। अपना जीविका चलाने के लिए स्कूल में अध्यापन कार्य किए, इंस्पेक्टरी की नौकरी किए, मैनेजरी किए। इसके अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसे अनेक प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय तक मुंबई में रहे। फिर इसके बाद इनकी रचनाओं पे अनेक यादगार फिल्में भी बनाई गई। इनकी जो रचनाएं हैं साधारण आदमी के दुख दर्द को समाज के सामने प्रस्तुत करती है, यानी दुख दर्द को बहुत ही सही और मार्मिक ढंग से समाज में इन्होंने प्रस्तुत किया है। अपने जीवन काल में कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहे जाने लगे थे। इन्हें हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में इन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाया, साहित्य में जगह दी जिन्हें जगत में केवल प्रताड़ना और लांछना मिला, जिन्हें जगत में केवल प्रताड़ित किया गया। उन्हीं पात्रों को इन्होंने अपनी कहानियों में स्थान दिया। 8 अक्टूबर सन 1936 में इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद ने मानसरोवर नामक संग्रह में इनकी सभी कहानियों का संकलन किया गया है। इनके प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है इनका अपूर्ण है, पूरा नहीं हो सका। तो यह थे लेखक का परिचय। अब आइए पढ़ते हैं बड़े भाई साहब पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूँ न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिए, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। ऐसा हम कभी कभी हमारे सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि भाई अगर हम बड़े होते तो हमें सारा काम करने की आज़ादी होती, क्योंकि घर के जो बड़े हैं हमें हर काम के लिए टोकते ना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इस काम को मत करो, अभी तुम छोटे हो, यह काम तुम नहीं कर सकते हो। तो ऐसे बार बार सुन सुन के मन में ऐसे आता है कि अरे हम तो यार बड़े हो जाते तो हमें ऐसे कोई टोकता नहीं, कोई बोलता नहीं। लेकिन बड़े होना मतलब क्या? बड़े हो गए तो कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, बड़े हो गए तो कुछ भी करने का हमको अधिकार नहीं प्राप्त होता है। बाकी बच्चे हमारी उम्र के जो चाहे वो कर सकते हैं, पर आप बड़े हो और आपके साथ आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो आपको सब कुछ काम करने का अधिकार नहीं है। आप अगर कुछ करोगे ऐसा तो आपके पीछे आपके भाई, आपकी बहन है, वो भी वैसा ही करेंगे। इसलिए सब काम हम ऐसे नहीं कर सकते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो छोटे हैं, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई है और भी है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़े होने के कारण उसने बड़ी बड़ी उपेक्षाएं की जाती थी। पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो उम्र छोटी ही है, परंतु घर में उनसे भी एक छोटा भाई है, तो इसलिए बड़ा घर में है तो उनसे और भी उपेक्षाएं लोग करते थे और भी सबकी उम्मीदें उनसे रहती थी कि भाई यह बड़े हैं तो यह सही रास्ते पर जाएंगे, तो इनको देख करके छोटा वाला भी सही रास्ते पर जाएगा।
उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उससे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहता है, कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। लेखक बता रहे हैं कि मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे, यानी कि इनसे 3 क्लास आगे थे, और उन्होंने भी उसी उम्र से पढ़ना शुरू किया था जब जिस उम्र से दूसरे बच्चे भी पढ़ना शुरू किए थे। परंतु बड़े भाई साहब हर काम बड़ी इत्मीनान से, तसल्ली के साथ किया करते थे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। उनका मानना था कि जल्दी का काम बिगड़ जाता है, इसलिए सारा काम इत्मीनान से करो, चाहे वह पढ़ने का काम हो या कोई भी काम। तालीम जैसे मतलब शिक्षा लेना हो तो भी जल्दबाजी नहीं। आप तो सोचते हैं कि इस साल 10th में है तो अगले साल 11th में, फिर 12th में, फिर स्कूल कॉलेज, ऐसे आगे बढ़ते जाएं। पर भाई साहब की ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं थी। उनका मानना था भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। भाई साहब एक काम को 2 साल 3 साल लगा देते थे। उनका मानना था कि अगर घर का जो मकान बनाते हैं तो नींव मजबूत रहे तो मकान 1 मंजिला 2 मंजिला 4 मंजिला बनाया जा सकता है, परंतु अगर मकान का पायदार यानी नींव मजबूत नहीं है तो मकान टिक नहीं सकता। वैसे ही पढ़ाई के मामले में भी भाई खूब विस्तार से अध्ययन करो, भले ही ये क्लास में 4 बार फेल हो जाओ। बड़े भाई साहब का ऐसा मानना था। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। लेखक बता रहे हैं कि मैं छोटा था, वह मुझसे बड़े थे, यानी मेरी उम्र 9 साल की थी तो बड़े भाई साहब की उम्र 14 साल की थी। अब बड़े थे तो इसलिए जो है पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी कि छोटे भाई की देखभाल कैसे करना है, उसकी निगरानी करना। यह इनका जन्मसिद्ध, बड़ा है तो जन्मसिद्ध अधिकार है। घर में भी बड़े भाई बहन होते हैं तो उनका अधिकार होता है, वह हमारे साथ जो है अपने अधिकार का पालन करते हैं। हमें मार भी देते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं, क्योंकि बड़े हैं तो उन्हें सब कुछ करने की आज़ादी है। सब कुछ मतलब ऐसा हमारे साथ, हमारे अच्छे, हमारे भले के लिए। और हम छोटे हैं तो हमारा क्या काम है भाई, शालीनता से, सभ्यता से उनकी डांट को सुने और उनके हुक्म को कानून समझे कि भाई बड़े भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं तो उसको मानूं, उस बात को सुनूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिससे न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। आगे बता रहे हैं छोटे भाई साहब यानी लेखक की, वह स्वभाव से बहुत अध्ययनशील थे बड़े भाई साहब, हरदम किताब खोल के बैठे रहते थे और अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे, कॉपी किताब के जो ऊपर का भाग होता था उस पर कुछ चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि की तस्वीर बनाते थे, कुछ शब्द लिखते थे, वाक्य रचना करते थे। एक शब्द 10 बार 20 बार लिखते रहते थे जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई सामंजस्य नहीं। लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार अपने भाई साहब की किताब पे एक इबारत देखी लिखी हुई कि स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। लेखक बता रहे कि एक बार वो अपने बड़े भाई साहब की किताब की हाशिए पर देखे कि कुछ ऐसे चित्र बना, कुछ लिखा हुआ है जिसका कोई अर्थ नहीं है। पूछने की मन में चाह थी, इच्छा थी कि पूछ ले जाके। और भाई साहब तो बड़े हैं, 9वीं दर्जा में पढ़ते हैं, तो उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को समझना उनके बस की बात नहीं थी।
इसलिए उसको उन्होंने पूछना छोड़ दिया। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलना, मैदान में आ जाना, कभी कंकरियाँ उछलता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसके आगे पीछे चलते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। बोल रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं लेखक कि मैं पढ़ने में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता था। 1 घंटा भी पढ़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। किताब लेके मैं बैठता नहीं था। भाई साहब जैसे इधर उधर गए वैसे ही छात्रावास से मैं निकल करके खेल के मैदान में आ जाता था। छोटे छोटे पत्थर ऐसे आसमान में उड़ाता था, कागज़ की तितलियाँ कागज़ की जहाज़ बना के आकाश में हवा में उड़ाता था। कभी जो फाटक होते थे लोहे के, उस फाटक पे खड़े हो जाता था और उसे आगे पीछे घुमाते हुए जैसे लगता था मोटर कार चल रही हो, उसका आनंद ले रहा था। 9 साल की उम्र में थे, क्या 9 साल की उम्र में तो बच्चा इतना समझदार नहीं होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को समझ सके। वह तो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ लेता है, इससे छोटी छोटी चीज़ों में ही आनंद आता है। तो लेखक भी उन छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही घूम करके वापस आते थे कमरे में, वैसे ही भाई साहब का रुद्र मतलब क्रोध से भरा हुआ चेहरा देखते थे और 9 साल का बच्चा डर जाता था। अब तो भाई साहब छोड़ने वाले नहीं हैं। उनका पहला सवाल यह होता था, कहाँ थे? बड़े भाई साहब पहला सवाल करते थे कि तुम कहाँ गए थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बातें क्यों न निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। भाई साहब पहला प्रश्न पूछते कहाँ थे, परंतु लेखक न चाहते हुए भी उन्हें कुछ बता नहीं पाते थे कहाँ थे। कह देते खेलने गया था, थोड़ी टाइम तक पढ़ रहा था, खेल के घूम के आ रहा हूँ। पर बड़े छोटे का जो लिहाज है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता यही हमें सिखाती है कि हमें बड़े छोटे का मान सम्मान करना चाहिए कि भाई हमसे कौन बड़ा है कौन छोटा है। आज परिस्थितियाँ भिन्न हो गई हैं, बड़े छोटे का मान सम्मान समाप्त होता जा रहा है। लोग एक दूसरे का आदर नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं। यह अत्यंत आवश्यक है आज के समय में, वर्तमान समय में जैसे हालात बने हुए हैं। पिता पुत्र में आपस में प्रेम नहीं है। क्यों आपस में लोग द्वेष की भावना रखे हुए हैं। इसको भुलाना होगा, हमें सबके साथ मिलजुल करके रहना होगा, तभी हमारा देश हमारी संस्कृति बचेगी। तो लेखक मौन हो जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। मौन होना मतलब अपना अपराध स्वीकार कर लेना कि हाँ भाई मैंने गलती कर दी। फिर बड़े भाई साहब गुस्से से भरे हुए शब्दों के साथ इनका आदर सत्कार कर दिया करते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गहरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। फिर अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना इतना आसान नहीं है कि अंग्रेजी तुम आसानी से पढ़ सको। ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ मतलब एक अक्षर भी तुम्हें नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है, जो चाहे वही अंग्रेजी पढ़ ले। अगर ऐसा होता और आसान होता तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा मतलब कोई भी अंग्रेजी का विद्वान बन जाता। पढ़ने की आवश्यकता ही क्या थी? घूमता रहता, दिन भर खेलता, इधर उधर घूमता और थोड़ा सा पढ़ के विद्वान बन जाता। और ऐसा नहीं है। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। बोले अगर इतना आसान होता अंग्रेजी पढ़ना तो सब लोग पढ़ लेते और विद्वान बन जाते हैं। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, यानी 24 घंटा किताब खोल के पढ़ना पड़ता है, खून जल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो भी अंग्रेजी नहीं आती है। बड़े बड़े विद्वान अंग्रेजी बोल नहीं सकते, लिखने की बात ही छोड़ो। और तुम कितने बड़े घोघा हो मतलब तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो
मुझे देखते हो, मैं घूमने जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, फिर भी जो है तुम देखने के बावजूद भी घूमने चल देते हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे ऐसा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। लेखक के भाई साहब उन्हें पूरा ज्ञान देते थे कि तुम देखते हो मैं कितना मेहनत करता हूँ, दिन रात पढ़ता रहता हूँ। अगर तुम यह नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का दोष है। इतने मेले तमाशे होते हैं, इतने मैच होते हैं हॉकी क्रिकेट, मैंने कभी भी मैदान में मैच देखने के लिए या हॉकी खेलने के लिए कभी नहीं गया। इतना पढ़ता रहता हूँ, इतना मेहनत करता रहता हूँ, उसके बाद भी मैं एक एक दर्जे में, एक एक क्लास में 3 साल 2 साल पढ़ा रहता हूँ, पास नहीं होता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ ही खेल कूद करके अपना वक्त गंवाओगे और पास हो जाओगे। मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो पूरी उम्र एक ही दर्जे में लग जाएगा, सड़ते रह जाओगे एक दर्जे में, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी गुजर जाएगी तो भी तुम पास नहीं हो सकते। इससे अच्छा है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? बोले कि नहीं पढ़ना लिखना है तो साफ साफ बता दो, नहीं पढ़ेंगे, जाओ घर आराम से गुल्ली डंडा खेलो। पिताजी की मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं पढ़ोगे तो एक ही दर्जे में 5 से 10 साल तक पढ़े रह जाओगे, पूरी ज़िंदगी पढ़े रह जाओगे और पास नहीं हो सकते। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाती कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। लेखक के भाई साहब ने बहुत लताड़ते। बच्चा छोटा 9 साल का है, आंखों से आंसू बहने लगता था, पर जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि अपराध गलती था, तो गलती किए थे तो सुनेगा कौन। और भाई साहब की जब उपदेश मेल शुरू होती थी तो उपदेश की कला में निपुण थे और ऐसी ऐसी बातें, सुक्ति बातें बोलते थे जो हृदय को टुकड़े कर दे, हृदय में जाकर बाण की तरह चुभ जाती थी, हिम्मत टूट जाता था। लेखक ऐसा मानते थे कि मेरे बस की बात नहीं है पढ़ना, मैं नहीं पढ़ सकता, जो काम मेरे बस का नहीं है उसे मैं कैसे करूं, नहीं कर सकता, और इसलिए घर जाना ही अच्छा है। अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करूं? मेरे बस का पढ़ना लिखना नहीं है तो मैं अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करूं? मैं तो घर चला जाऊं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाती थी। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते। मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए। काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठकर मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाता। 6 से 8 घंटे तक अंग्रेजी, 8 से 9 घंटे तक हिसाब। मन में निराशा के भाव आ जाते थे ऐसी बातें सुनने के बाद, लेकिन उन निराशा के भाव में थोड़ी सी आशा की किरण थोड़ी देर बाद जग जाती थी और मन में विचार आता था कि मैं भी कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। और फिर क्या, तुरंत फटाफट जो है एक समय सारणी बन जाती और उसमें जो है कोई योजना नहीं रहती थी कैसे बनाना है, पर बन गई तो बन गई, समय सारणी बन गई। सुबह 6 बजे उठ जाना है, 6 से 7 तक क्या करना है, सब कुछ पूरा घंटावार उसमें विगतवार वर्णन किया गया है। 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद।
9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। पूरे घंटे का, सुबह से उठना 6 बजे से लेकर के और रात के 11 बजे तक पूरी समय सारणी बन जाती थी कि कब क्या काम करना है, कब पढ़ना है, कब स्कूल जाना है, कब भोजन करना है, कब सोना है, कब टहलना है, कब किस विषय को पढ़ना है, कब कितने विषय में कितना ध्यान लगाना है, सारा कुछ ब्यौरा तैयार। मगर होता क्या था, टाइम टेबल बना लेना एक अलग बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह दाव भाग, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच लेती, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। यह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुटकियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। समय सारणी बनाए, परंतु उसमें एक बात का भी पालन नहीं होता था। खेल के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं था, परंतु पहले ही दिन उस समय सारणी का अनादर हो जाता था। जैसे ही खेलने का समय होता था, मैदान के सुखद हरियाली अपनी तरफ आकर्षित करती थी, और फिर क्या, भूल गए कि समय सारणी भी बनाए। कौन टाइम टेबल बनाए, कौन आँख फोड़ पुस्तकें पढ़े, कुछ भी उन्हें याद नहीं आता था। और जब यह सब भूल जाते थे और घूमने जाते थे, तो भाई साहब को अवसर मिल जाता था 4 बात सुनाने का। कितना ही दबे पाँव चुपचाप चुपके से जाते थे, किसी को बताते नहीं थे, और दबे पाँव वापस आते थे कि भाई साहब को पता ना चल पाए। लेकिन फिर भी भाई साहब तो बिल्कुल तैयार बैठे रहते थे। जैसे ही उनकी नज़र उनकी तरफ पड़ती थी, लेखक के प्राण निकल जाते थे कि अब तो भाई साहब छोड़ने वाले नहीं हैं। और फिर डांटना, उपदेश देना, सारी बातें प्रारंभ हो जाती थी। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। अपनी वह घोर तपस्या, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। सालाना इम्तिहान हुआ और भाई साहब फेल हो गए, और लेखक जो है अपने क्लास में अपने दर्जे में प्रथम आए। और इस तरह से अब लेखक और इनके भाई के बीच में बस 2 साल का फ़र्क रह गया, 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया कि अब बड़े भाई साहब को सुना दूँ। हमेशा डांटते रहते हैं, तो आज बोल दूँ उनको कि हमेशा क्या आप डांटते हो, कहाँ गई आपकी घोर तपस्या? आप बोलते हो कि मैं 24 घंटा पढ़ता ही रहता हूँ, तो क्या उसका परिणाम क्या निकला? मुझे देखो, मैं तो मज़े से खेलता रहा, फिर भी अपने क्लास में प्रथम आया, दर्जे में अव्वल आया हूँ। आपने इतना पढ़ा, फिर भी आप फेल हो गए। परंतु वह इतने ज़्यादा दुखी रहते थे, उदास हो जाते थे कि लेखक के मन में यह जो विचार आता था वह छोड़ देते थे, और अपने भाई साहब के प्रति उनके मन में हमदर्दी पैदा हो जाती थी। और अब उन्हें लज्जा आती थी कि इस तरह से मैं अपने भाई के विषय में कैसे सोच सकता हूँ। उनके घाव पर नमक छिड़कना गलत है, यह लज्जास्पद है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कर दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया।
मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक उस पर नहीं था। भाई साहब ने उसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन वह, जब मैं भोर का समय सारा गुल्ली डंडे में नष्ट कर दिया खेलने में और भोजन करने दोपहर के समय लौटा, तब भाई साहब ने तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए। तुम्हें दिमाग हो गया। अगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ लिए। मौज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं। छोटे भाई साहब यानी लेखक को लगा कि अब तो मैं अपनी कक्षा में दर्जा में प्रथम आया हूँ, तो मुझे तो कोई डांटने वाला है नहीं। अब उनके मन से डर समाप्त हो गया। बड़े भाई साहब का डर नहीं रह गया कि बड़े भाई साहब कुछ डांटेंगे बोलेंगे। वो सोचते थे कि कुछ भी कहें, कुछ भी डांटे तो मैं सीधे उनको जवाब दे दूंगा कि आपने अपना खून जला के 24 घंटा किताब खोल के पढ़ के आपने क्या कर लिया, फेल हो गए। मुझे देखो, मैं तो खेलता रहा, पूरे साल खेला, उसके बावजूद भी अपनी दर्जा में सबसे उत्तम स्थान पे, अव्वल स्थान पे पास हुआ। सोचते थे पर उनकी जबान भाई साहब के सामने नहीं निकलती थी। उनके रंग ढंग को देख करके बड़े भाई साहब ने भांप लिया था कि इसके मन से मेरा डर समाप्त हो गया है। अब यह मेरा डर इसके मन में नहीं बचा। तो छोटे भाई भी स्वतंत्र अपना घूम रहे हैं, जब मर्जी आ रहे हैं जा रहे हैं। एक दिन भोर में उठे, बस पूरे दोपहर तक खेलते रहे। दोपहर के समय जब खाना खाने का समय हुआ तब वापस आए। उसके बाद इस बार भाई साहब ने मौका नहीं छोड़ा। बोले अगर ढील दे देंगे, पतंग उड़ा रहे हैं हवा में, ढील दे दें तो पतंग कट जाएगी। बोले इस बार इसको कसना पड़ेगा, तब जो है यह कंट्रोल में रहेगा, अपने काबू में रहेगा, वरना यह ज़्यादा उड़ रहा है आसमान में। अच्छे से उनको समझाए कि तुम्हें घमंड हो गया है, रावण का भी घमंड नहीं टिका संसार में, उसके विषय में तुमने पढ़ा है तो क्या ऐसे ही पढ़ लिया, कुछ सीखा नहीं। घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारा घमंड किस काम का। तुम्हें लग रहा तुम पास हो गए तो बहुत बड़ी तीर मार लिए, पर ऐसा नहीं है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। लेखक को उनके बड़े भाई साहब समझा रहे हैं कि रावण पूरे भूमंडल का स्वामी था, चक्रवर्ती राजा था। जिस समय यह पाठ लिखा गया उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने बताया कि जो अंग्रेज हैं यह अपने राज्य को बढ़ा रहे हैं, पर इन्हें चक्रवर्ती राजा नहीं कह सकते। ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जो अंग्रेजों की अधीनता नहीं स्वीकार की है। तो इसलिए जो है रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे मान सम्मान देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। मतलब समझा रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें अभिमान हो गया कि मैं तो पास हो जाऊंगा या मैं फेल हो गया, तो तुम अपना अभिमान छोड़ दो। बड़ों बड़ों का अभिमान नहीं रहा। रावण का उदाहरण देके समझाए कि उसका अंत में क्या हुआ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। इतना सब होने के बावजूद भी रावण के कुल में कोई नहीं बचा। उसे एक चुल्लू पानी देने वाला कोई नहीं बचा। यानी आदमी कुछ भी कर्म करे, कुकर्म तो नहीं कह सकते, पर हाँ कुछ भी कर्म करो, पर अभिमान घमंड मत करो। अपने आप पे, अपने ऐश्वर्य पे, अपने संपदा पे, अपने धन पे, अपने रूप पे कभी इतराए नहीं, कभी भी अभिमान ना करें। सत्य है, बिल्कुल सत्य ये बात है कि आप जो है कभी भी अभिमान ना करें। घमंड करना बहुत ही बुरी बात है। सबसे पहली बात, आप घमंड करेंगे आपका कोई मान सम्मान नहीं करेगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा। सबको लगेगा यह घमंडी व्यक्ति, इससे दूर रहो।
तो भाई अभिमान करना ही क्यों है? उन्होंने कहा कि आप जो है अभिमान कर रहे हो यह ठीक नहीं है। जिसने भी अभिमान किया वह दीन दुनिया से यानी देश दुनिया से वह चला गया, उसे कोई याद करने वाला नहीं बचा। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। अब तो तुम आगे पढ़ चुके, यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। भाई साहब ने खूब समझाया, अनेक उदाहरण दे के समझाया कि अभिमान करना सही नहीं है। अभिमान हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। अपने आप पे कभी भी अभिमान मत करो। तुमने केवल एक दर्जा पास कर लिया तो तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी तीर मार लिए, पर ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें अभिमान है तो तुमने अपने मन से नहीं यह परीक्षा पास की, यानी तुक्का मार दिए पास हो गए, परंतु हर बार ऐसे नहीं लगता है। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब हर बार ऐसे तुक्का से नहीं काम चलेगा। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक पास नहीं हो सकते। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। बोले गिल्ली डंडा खेल रहे हो, गिल्ली के ऊपर डंडे से मार रहे हो, कभी कभी मारते मारते क्या है एक बार लग जाता है। तो एक बार लगने से क्या वो व्यक्ति सफल खिलाड़ी बन गया? नहीं। सफल खिलाड़ी तो यह है कि भाई जैसे क्रिकेट मैच खेल रहे हो, बल्ला बैटिंग कर रहे हो, बल्ले को चला रहे हो, तो कोई भी नहीं खेलने वाला है वो भी अगर खेल रहा है, पकड़ा हुआ है, बल्ला चला रहा है, एक न एक बॉल तो उसके बल्ले से टकराएगी, पर उसे सफल खिलाड़ी थोड़ी कह सकते। सफल खिलाड़ी तो वह है कि बल्ला लिया, एक बॉल भी खाली नहीं जा रहा, सब बॉल को मार रहा है, तो वह सफल खिलाड़ी है। ऐसे अनेक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने अपने भाई को समझाया। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। आठ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सारा नंबर गायब, सफासफ। सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोडियो, चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चाहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। बताए कि ऐसा मत सोचो कि मैं फेल हो गया। जब तुम मेरी क्लास में आओगे, मेरे दर्जे में आओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ना किसे कहते हैं। तब तुम्हारे दांतों पसीना आ जाएगा। यानी अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, इतिहास, ये सब बादशाहों के नाम सब कुछ याद रखना इतना आसान नहीं है। इधर का उधर किए, नंबर कट गए, एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। और अंग्रेजों के ऐसे विचित्र नाम, एक के आगे दूसरा जोड़ देते थे। लेखक कह रहे हैं कि मुझसे पूछते तो मैं, सर उनके बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि मुझसे पूछते तो मैं उनको नाम बता देता, 10 नाम बता देता, 10 लाख नाम बता देता, परंतु एक के आगे एक दूसरा नाम जोड़ते चले गए, इनको नाम भी नहीं जोड़ा। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और ज ब अ में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फ़ायदा। अनेक उदाहरण दे रहे हैं भाई। अगर केमिस्ट्री आप बीजगणित जिसको हिंदी में बोलते हैं, ABCD ABC आप जो मानते हो, उसके जगह ब स की जगह अ ज ब लिख दिए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है?
भाई प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। परंतु बोल रहे हैं कि यह जो परीक्षक हैं बेवजह पूरा काट देते हैं, बच्चों का खून पीते हैं। शिक्षा का जो है रटन प्रणाली है यह बिल्कुल बेकार है। सारी बातें, ज्ञान की बातें भाई साहब समझा रहे हैं। इस पर रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी भला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करनी पड़ती है। बोले कुछ भी हो जाए, अब जब लिखो और सब लिखो, जो करना है करो, पर परीक्षा पास कर लेना, और परीक्षा पास करने के लिए इन सबको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कर दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, 2-4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, इससे काम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्ने में लिखने की ज़रूरत, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो वह चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, सबको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी, उल्टी बात है या नहीं, बालक भी उतनी ही बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। इस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इसी दर्जे में अव्वल आ गए तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो जाता है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राणी ले लिए जाएं। मगर भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उससे मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर भाग नहीं गया, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ टास्क पूरे हो जाएं और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। सुप्रभात बच्चों, फिर से आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब को आगे आने वाली कठिनाइयों के विषय में बताया कि भविष्य में किस तरह की समस्याएं पढ़ाई के समय में आने वाली थी। गणित हो, हिंदी हो, सभी विषयों का उन्होंने विस्तृत ज्ञान दिया छोटे भाई को। अब भाई छोटा था इसलिए उसने समझा कि यह सारी बातें जो बड़े भाई साहब ने कही हैं वह सारी बातें जो हैं मैं उसके ऊपर खरा नहीं उतरूंगा। इसलिए उन्होंने जो भी रूपरेखा बताया छोटे भाई को, उन सभी रूपरेखा के आधार पे छोटा भाई निश्चय कर लिया कि अब जो है आगे की पढ़ाई मेरे लिए बड़ी कठिन होगी, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन खैर ठीक है, समय बीतता गया, फिर पढ़ाई शुरू हो गई। बड़े भाई साहब वैसे ही ज्ञान देते रहे, छोटा भाई वैसे ही करता रहा। समय साड़ी बनाना, उसका पालन नहीं करना, दिन भर खेलना घूमना, जो उसका पहले से नियम बना था वो उसी का पालन कर रहा था। और इधर जो है सालाना परीक्षा फिर से हुआ, फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा ही संजोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। फिर जो है एक ऐसी घटना घटी
कि छोटा भाई न पढ़ते हुए भी फिर से पास हो गया। बड़े भाई साहब ने कहा था कि पहली बार पास होने पे कि तूने तो तुक्का मार दिया, तुक्का मारने की वजह से पास हो गया। पर इस बार जो है फिर ऐसा ही संजोग बैठा, बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में वो लगा। वे खुद मान रहे हैं, लेखक यानी छोटा भाई अपने आप को खुद मान रहा है, भाई मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं किया, पर फिर भी इसके बावजूद भी अपनी क्लास में अपनी कक्षा में मैं सबसे प्रथम स्थान पर कैसे आया। भाई बड़े भाई साहब तो दिन रात बेचारे पढ़ते थे, किताब खोल के बैठे ही रहते थे, वे कभी उठते नहीं थे। और इधर छोटा भाई था, दिन भर घूमता रहता था, खेलता रहता था, कभी पढ़ता नहीं था, उसे डर लगता था किताब खोलने में। किसी तरह जो काम मिलता था वह पूरा हो गया नहीं तो ठीक है, वह ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान नहीं देता था। मुझे खुद अचरज हुआ, भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक, इधर 4 बजे भोर से, उधर 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। लेखक यानी छोटे भाई को अपने आप पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, उन्हें खुद आश्चर्य हो रहा था, चकित हो गए कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा कुछ अनोखा चीज़ हो जाए, ऐसी कुछ घटना घटित हो जाए तो आश्चर्य से भर जाते, भाई काम तो हम नहीं कर सकते, फिर भी कैसे हुआ। हम पढ़ नहीं रहे हैं और क्लास में प्रथम स्थान पे पास हो रहे हैं, तो ये भाई बहुत विचित्र घटना, अनोखी घटना है और यह आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। और वहीं उसका उल्टा विपरीत, बड़े भैया जो हैं दिन रात कठिन परिश्रम, प्राणांतक यानी कि ऐसे लगता था कि प्राण निकल जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इतना परिश्रम करते थे। कोर्स का, पाठ्यक्रम का एक एक शब्द याद हो गया था। 10 बजे रात तक, इधर 4 बजे भोर से, उधर 6 से 9:30 तक, मतलब पूरा जो समय सारणी था सब पढ़ने में ही था। 10 बजे रात तक पढ़ना, सुबह 4 बजे से पढ़ना, फिर स्कूल जाने के पहले 9 बजे तक पढ़ना। इतना पढ़ते थे कि चेहरे की जो चमक थी वह बदल गई, कांतिहीन हो गई, चेहरे पे चमक समाप्त हो गई। मगर क्या हुआ, बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी, नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अब क्या करे छोटा भाई, मन में आता था बोल दूंगा, कुछ डांटेंगे बोलेंगे तो सुना दूंगा कि मैं तो पास हो जाता हूँ, आप अपना देखो। और बड़े भाई साहब के दुख की वजह से बेचारे कुछ बोल नहीं पाते थे, छोटे थे, इनके मन में भी भाई का स्नेह जाग जाता था, भातृ स्नेह उत्पन्न हो जाता था। या भाई का जो ममता, भाई का जो स्नेह होता है, बड़ा जग में बहुत ही दुर्लभ होता है। आपने पढ़ा था स्मृति पाठ में कि कैसे जो है लेखक कुएं में उतरते हैं चिट्ठियाँ उठाने के लिए, तो जो छोटा भाई है कुएं पे बैठा है, बैठ के रो रहा है। कुएं में उतरने के समय ही रो रहा था कि मेरे बड़े भैया जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। सांप ने उधर फुफकार मारी, बड़ा जो लेखक हैं ऊपर उछले नीचे गिरे। उसे देखकर, उस स्थिति को देखकर छोटा भाई बैठ के रोने लगा। भातृ स्नेह बड़ा विचित्र होता है, अनोखा होता है। दुनिया में ऐसा कोई स्नेह नहीं है, ऐसी कोई ममता नहीं है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम जब लंका पार करके, समुद्र पार करके लंका में जाते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे, तो लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति बाण मार देता है। एक साधारण मनुष्य की भांति राम रो रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने, तुलसीदास ने चौपाई लिखी एक, भाई उन्हें पता होता कि वन में आने से ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी तो वन में नहीं आते। पत्नी वियोग में जो हम ढूंढ रहे थे, हम शायद नहीं ऐसा करते, क्योंकि जग में सब कुछ मिलता है और सहोदर, सगा भाई अपना नहीं मिलता है। संसार में सब कुछ दोबारा मिल जाता है, सब कुछ दोबारा हो जाता है, पर जग में सगा भाई नहीं मिलता है दोबारा। तो इधर लेखक के मन में भी विचार आते थे, कुछ बोल दूं कह दूं, पर नहीं कह पाते थे बेचारे। बड़े भाई साहब रोने लगते थे, दुखी हो जाते थे। उनके दुख को देख करके छोटा भाई भी दुखी हो जाता था और मन में सारे गिले शिकवे समाप्त हो जाते थे। मैं भी रोने लगा, अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले।
पास होने का, फर्स्ट क्लास पास होने का कोई सुख नहीं, कोई खुशियाँ नहीं। लेखक सोच रहे हैं, छोटे भाई सोच रहे हैं कि मैं भी अगर फेल हो गया होता तो शायद बड़े भाई इतना दुखी नहीं होते और मैं बिना पढ़े ही पास हो गया। पर लेकिन जो विधि का बात है, जो लिखा है भाग्य में, वो तो होना तय है। विधि का विधान जो है वह होना ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। अब देखो, लेखक बोल रहे हैं कि अब इनके और भाई के बीच में, बड़े भैया के बीच में 1 साल का अंतर रह गया और मन में जो है एक कुटिल भावना उत्पन्न हो गई कि बड़े भाई साहब एक बार और फेल हो जाते तो मज़ा आ जाता, मैं भी उनकी क्लास में पहुंच जाता, मैं भी उनके दर्जे में आ जाता, उनके बराबर हो जाता। फिर तो वह किसी आधार पर मुझे नहीं डांट पाते क्योंकि मैं तो उन्हीं के क्लास में आ गया। फिर क्या डांटते, फिर फजीहत नहीं कर पाते। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मेरे हित के बारे में विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। भाई का भी ममता जगा, बोले नहीं, ऐसा विचार, ऐसी सोचना या बात सोचना भी पाप है। अपने बड़े भाई के विषय में ऐसा क्यों सोचे, नहीं सोचें। पर आज परिस्थिति अलग है। आज तो भाई भाई के बीच में आपसी प्रेम समाप्त होते जा रहे हैं। संपत्ति विवाद, बंटवारे, भाई भाई की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। ऐसी भी घटनाएं घटित हो रही हैं समाज में वर्तमान में। स्नेह ममता समाप्त होती जा रही है। इस स्नेह, इस ममता को बना के रखना है, बांध के रखना है। आखिर लेखक ने माना कि मेरे बड़े भाई हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे बोलते हैं तो मेरे फायदे के लिए बोलते हैं। उनके डांटने, उनके बोलने का ही नतीजा है, उनके ज्ञान के उपदेश की ही देन है कि मैं हर साल दनादन पास होता चला जा रहा हूँ, वो भी क्लास में अव्वल, प्रथम स्थान पे। वह हमेशा मेरे हित के विषय में सोचते हैं। तो उनकी बातों का ही परिणाम है, उनकी बातों का ही यह नतीजा है कि मैं हमेशा प्रथम आ रहा हूँ। तो उनके विषय में गलत सोचना यह ठीक नहीं है। इसलिए ऐसा विचार मन में आया तो उसे निकाल दिए। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। अब जो है लेखक और स्वतंत्र हो गए, स्वच्छंद हो गए। बड़े भाई साहब नरम हो गए। उनको भी एहसास होने लगा कि ये बिना पढ़े ही पास हो रहा है। भाई एक बार तुक्का लगेगा, 2 बार लगेगा, पर हर बार तुक्का तो नहीं लगेगा। तो पास हो रहा है मतलब पढ़ता होगा, जो भी है। फिर वे अपने व्यवहार में सुधार लाए। घूम के आते थे पहले लेखक यानी छोटे भाई, तो बराबर डांटा करते थे बड़े भाई साहब, परंतु अब उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। अब जो है बहुत धीरे से, शांति से काम लेते थे, बिल्कुल शांत रहते थे, कुछ नहीं कहते थे। उन्हें शायद अब एहसास होने लगा था कि मैं अपने भाई को डांटने का अधिकार खो दिया, मुझे कोई अधिकार नहीं है उसे डांटने का। शायद उनको ऐसा एहसास होने लगा था। या यूँ बहुत कम मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। भाई साहब इधर डांटना कम कर दिए बड़े भाई साहब, और इधर छोटे भाई साहब को अभिमान हुआ, उनकी स्वतंत्रता बढ़ गई, स्वच्छंदता बढ़ गई। अब तो जब मर्जी घूमो, जब मर्जी घूम के आ जाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता मतलब सहन शक्ति का, हर चीज़ की एक सहन शक्ति होती है। अब लेखक के बड़े भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं तो यह उनका कुछ न बोलने का फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था अब बंद हो गया। बोला कि अब जो है मुझे पढ़ने की कोई चिंता फिक्र नहीं, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा था, अपने तकदीर पे भरोसा था। कोई बात नहीं, मैं तो पास हो जाऊंगा। इसलिए जो पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे बड़े भाई साहब की डर की वजह से, अब वो अभी बंद हो गया। अब पढ़ना बिल्कुल समाप्त हो गया, बंद हो गया कि अब नहीं पढ़ेंगे।
मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। कनकौवे मतलब पतंग उड़ाना। अब बोल रहे हैं कि मुझे एक नया शौक़ पैदा हो गया, वह था पतंग उड़ाना, पतंगबाजी करना। अब जो है यह पतंगबाजी करने लगे। फिर भी जो है इनके मन में बड़े भाई साहब का अदब लिहाज था। भाई हैं तो मेरे बड़े भाई, कभी भी बरस सकते हैं, कभी भी ज्ञान के उपदेश देना शुरू कर सकते हैं। इसलिए लेखक जो है अपने बड़े भाई साहब से सतर्क रहा करते थे, उनकी नज़रों से बचकर ही जाया करते थे। अभी भी पतंग उड़ाना है तो उनकी नज़रों से ही बचकर जाया करते थे। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। लेखक अपना कर्तव्य, अपना दायित्व समझते थे। भाई हम कितना हूँ बड़े हो जाएं, कितना हूँ उच्च पद पे पहुँच जाएं, कितनी भी मान प्रतिष्ठा कमा लें, पर हमसे जो बड़े हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारे घर के जो सदस्य हैं, उनका मान सम्मान, उनका अदब, उनका लिहाज करना बहुत ज़रूरी है। कितना हो प्रतिष्ठित हो जाओ, पर मान सम्मान संस्कार नहीं भूलना चाहिए। जीवन में सफल होने का यही मूल मंत्र है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, मान सम्मान का उसको ख्याल है, उसके अपने संस्कार का ख्याल है, वह निश्चित रूप से कभी भी रास्ता नहीं भटकता है। सब कुछ के बावजूद भी लेखक जो है अपने भाई साहब का बहुत सम्मान करते थे, बहुत आदर करते थे। भले ही वो फेल हो जाते थे, पर लेखक की नज़रों में उनका मान सम्मान कम नहीं हुआ था। लेखक की नज़रों में बड़े भाई साहब का मान सम्मान आज भी वैसा ही था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बोले शाम का समय था, अपने छात्रावास से निकले और एक पतंग उड़ रही थी, हवा में कटी हुई पतंग, उसको लूटने के लिए बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं उसके पीछे। आंखें आसमान में ऊपर हैं, पतंग को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मन उस आकाशगामी पथिक मतलब उस उड़ने वाले पतंग के, आकाशगामी पथिक मतलब उस पतंग के लिए कहा गया है, जो धीरे धीरे हवा के वेग के साथ लहराते हुए, झूमते हुए गिर रही है पतंग की ओर, मतलब नीचे गिरते आ रही है। जैसे मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकल करके विरक्त अलग जो है जा करके नया संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। ठीक वैसे ही उस पतंग के विषय में लेखक सोच रहे हैं और भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने की को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे का खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें, न ग्राम, न गाड़ियाँ। बोल रहे हैं कि बच्चों की एक टुकड़ी लगी बांस, डंडे, झाड़ियाँ लेके उस पतंग को लूटने के लिए, दौड़ने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए भागे जा रहे हैं। किसी को कोई खबर नहीं आगे पीछे क्या है, ज़मीन समतल है, न कोई गाड़ी आ रही, न कुछ है। सब लोग बेतहाशा दौड़ रहे हैं उस पतंग को लूटने के लिए। परंतु अचानक सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हुई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इस बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। बड़े भाई साहब बाजार से आ रहे थे और अचानक लेखक की उनसे भेंट हो गई। अब क्या? अब फिर शुरू। बड़े भाई साहब ने ज्ञान देना शुरू किया, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इन बाजारी लड़कों के साथ, जो घूमने वाले लड़के हैं, इनके साथ तुम इस मामूली सी पतंग के लिए दौड़ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम छोटे क्लास में नहीं हो, तुम 8वीं क्लास में आ गए हो, मुझसे एक क्लास पीछे हो, और तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो, इस तरह का काम कर रहे हो। तुम्हें अपनी पोजीशन का, अपने मान सम्मान का, अपने दर्जे का ख्याल नहीं है। तुम 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो, फिर भी तुम ऐसा काम कर रहे हो। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे,
मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान। बोले कि एक ज़माना था कि लोग 8वीं पास कर लेते थे तो नायब तहसीलदार जैसे पद पे पहुंच जाते थे और अच्छे डिप्टी मजिस्ट्रेट या अन्य अच्छे पदों पर पहुंच जाते थे, उनके अंडर में लोग काम करने वाले होते थे। पर तुम भी 8वीं क्लास में आ गए, पर तुम्हारा भी बचपना गया नहीं। तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। बोले तुम होशियार हो, समझदार हो, पढ़ने में तेज हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तुम बौद्धिक रूप से तेज हो, पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि 8वें दर्जे में पढ़ रहे हो और इन बाजारी लड़कों के साथ इस पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी बुद्धि पर बहुत दुख होता है। तुम्हारा बुद्धिमान होना, तुम्हारा पढ़ा लिखा होना किस काम का है, जब तुम्हें अपने आत्मसम्मान आत्मगौरव का ख्याल नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। बड़े भाई साहब ने कह डाला कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम पास हो गए तो तुम्हें अभिमान हो गया, तुम सोच रहे हो कि अब मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, तुम मेरी जमात में आ जाओ, मुझसे 1 क्लास आगे चले जाओ या कुछ भी हो जाओ, लेकिन जो तुम्हारे और मेरे में 5 साल का अंतर है, यानी मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, उसे कौन घटा सकता है? उसे खुदा भी नहीं मिटा सकता, भगवान भी कम नहीं कर सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, रहूँगा और यह दुनिया का कोई भी शख्स इसको झुठला नहीं सकता। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil या DLit ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती हैं। साफ साफ कह डाले कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया मेरा है, मैं जिस नज़रिए से जिस अनुभव से ज़िंदगी को जिया हूँ, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। दुनियादारी की समझ तुमसे ज़्यादा मुझे है। तुम MA कर लो, PhD कर लो, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी कर लो, पर जो समझ मेरे अंदर है वह तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती। किताबें पढ़ने से समझ नहीं आती है, बल्कि दुनिया देखने से आती है। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवी ज्ञान को ज़्यादा महत्व देने की कोशिश की गई है। हम प्रैक्टिकल जो करते हैं उस प्रैक्टिकल ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आज पढ़ाई में या शिक्षा में प्रैक्टिकल को इसीलिए ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। बता रहे हैं कि जो हमारी अम्मा है, हमारे पिताजी हैं, वह पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम कितना हूँ पढ़ लिख के कुछ भी बन जाएं, पर हमारे माताजी, हमारे पिताजी हमें हमेशा सुधारने का उनको अधिकार है। ऐसा नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, हमारी माँ हमारे पिताजी हैं इसलिए हमें डांटते हैं, नहीं, बल्कि उनका जो अनुभव है वह हमसे ज़्यादा है। सही गलत का फ़र्क उनको हमसे ज़्यादा पता, बेहतर मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज जैसे आप बच्चे हो, आपको मना किया जाता है यह काम आप मत करो, तो इसलिए मना किया जाता है कि हमने उस काम को किया, उसका परिणाम गलत है, इसलिए हम आपको मना कर रहे हैं, आप उसको सुनो। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और
8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को ताड़ देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। आगे बता रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, अन्य देशों में क्या हो रहा है, इतिहास, भूगोल, गणित में किसी की जानकारी उनको नहीं है, परंतु फिर भी जो उनका ज्ञान है उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। उनके पास जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वह अनुभव हमारे पास नहीं है। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा अनुभव है। बड़े पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ हो, 5वीं 6ठी जमात तक ही पढ़े हों, पर उनका तजुर्बा एक अलग बातें कहेगा, हमें एक अलग सीख देगा। आगे बता रहे हैं कि मैं अगर बीमार पड़ जाऊं, भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, तो तुम क्या करोगे? छोटे हो तुम तो डर जाओगे। दादा को, पिताजी को तुम चिट्ठी लिखोगे, तार दे करके उन्हें बताओगे, बुलाओगे। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, इसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 दिन तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। बोल रहे हैं कि अगर कुछ हो जाए तो पिताजी ही रहेंगे, तो वह पहले खुद इलाज करेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, सारी चीज़ें खुद संभाल लेंगे। उसके अलावा अगर जो हमें पढ़ने के लिए खर्च आते हैं, हमें तो इतना भी नहीं पता कि एक महीने में हम कितना खर्च करते हैं। जो पैसे पिताजी भेज रहे हैं वो पैसा हमारा 20-22 दिन में ख़त्म हो जाता है। फिर क्या पूरे महीने जो है हम एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च करते हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। बहुत सारी ज्ञान की बातें दी है कि भाई पिताजी ने किस तरह से घर परिवार चलाया, कैसे जो है इतने कम पैसे में मान सम्मान इज्जत बचाई। हमें जो पैसा मिलता है हम बाद में खर्च होने के बाद नाई धोबी से मुँह छिपाते फिरते हैं कि कहीं सामने से टोक कर पैसा ना मांग दे। अपने हेडमास्टर साहब को देख लो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेरा न चलने पाओगे। साफ साफ बताए, उदाहरण देकर के हेडमास्टर साहब जो अपने एमए किए हैं, हेडमास्टर हैं, ये भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, अमेरिका से एमए किए हुए हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ करती हैं। पहले खुद घर खर्च चलाते थे, कर्जदार रहते थे, पर जब से माँ ने घर का खर्चा संभाला तब से सारी चीज़ें ठीक ठाक हो गई। इसलिए तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम गरूर अपने मन से घमंड अभिमान निकाल डालो। तो मैं तो बड़े भाई साहब के समीप आ गया, तो उनकी क्लास में आ गया, एक क्लास पीछे हूँ, ऐसी बातें निकाल दो। और ऐसा भी अपने मन में ख्याल निकालो कि तुम स्वतंत्र हो। मेरे देखते देखते जब तक मैं हूँ तब तक तुम जो है बेराह नहीं चल पाओगे, यानी गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे। तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर करनी है। बोला कि तुम प्यार से नहीं समझोगे, थप्पड़ दिखा रहे हैं कि तुम्हें थप्पड़ मार के, इसका भी मुझे अधिकार है कि तुम्हें थप्पड़ मारूं और सही रास्ते पर लेके आऊँ। मैं तुमसे बड़ा भाई हूँ, मेरा यह दायित्व बनता है कि मेरे देखते देखते तुम गलत रास्ते पे मत जाओ। सबका दायित्व है, हम सबका, आप सबका, सबका दायित्व है। भाई हमसे छोटा है, हमारी भाई बहन है, हमारा जो भी, तो उसे हमें गलत रास्ते पे नहीं जाने देना है। इसके लिए क्या करना है? हमें खुद पहले सही रास्ते पे चलना है। हम खुद सही रास्ते पे चलेंगे तो हमें देखकर हमारे छोटे भाई बहन भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। आगे कह रहे हैं कि मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, जहर के समान लग रही होगी, क्या हमेशा ज्ञान देते रहते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं, पर यह सच्चाई है, यह हकीकत है। तुम जो है कुछ भी कर लो, पर
मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हें समझाने का मेरा पूरा अधिकार है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। पहले डांटते थे, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, क्यों खेलने गए थे। अब जो है नया तरीका अपना लिए, बोल रहे हैं कि मैं भाई साहब की इस नई युक्ति से सचमुच उनके सामने नतमस्तक हो गया। चलो, जो मेरे मन में अभिमान था कि नहीं डांटोगे, नहीं कुछ बोलोगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज उन्हें अपने छोटे होने का एहसास हो गया कि मैं कुछ भी कर लूँ पर हूँ तो छोटा ही। घर में डांट सुनने का, सही रास्ते पर लाने का सबका अधिकार है, सब मुझे टोकेंगे, बोलेंगे। और फिर भाई साहब के प्रति लेखक के मन में और भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और फिर उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा कि नहीं, आप जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको सब कुछ कहने का अधिकार है, आप सब कुछ कह सकते हैं। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकव्य उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन करूं क्या, खुद बेराज हूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी मेरे से। भाई साहब ने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और बोले कि मैं तुम्हें कनकव्य उड़ाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मेरा भी मन करता है, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी खेलूं, मैदान में जाऊं, सब कुछ करूं, पर अगर मैं खुद जब खेलता रहूँगा तो तुम्हें कैसे टोकूंगा, कैसे मना करूँगा, तुम्हें बेराह पे जाने से कैसे रोक सकता हूँ, तुम्हारी रक्षा मैं कैसे कर पाऊँगा। यह कर्तव्य भी मेरे सिर पे, अर्थात यह भी मुझे ही करना है, मैं तुमसे बड़ा हूँ। संजोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ पड़ा। सहसा एक कनकौवा एक पतंग कट के उड़ते हुए उनके सिर के पास से जा रहा था। भाई साहब लंबे हैं इसलिए उसकी पतंग की डोर पकड़ के खींच लिए और उसे लेकर के डोर पकड़ करके बेतहाशा भागे जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ, और पीछे पीछे लेखक भी, उनके छोटे भाई भी दौड़ रहे हैं। अर्थात इस पाठ में आधुनिक शिक्षा प्रणाली और प्राचीन शिक्षा प्रणाली के ऊपर भी व्यंग्य किया गया है कि जो रटंत शिक्षा पद्धति है कि रटने पर जोर दिया जाता है, यह गलत है। आज हमें व्यवहारिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है, जिससे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का हम सामना कर सकें। पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ अनुभवी ज्ञान और प्रैक्टिकल का ज्ञान यह होना भी अति आवश्यक है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।